गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन मशीन फर्स्ट में क्लास 6 पढ़ेंगे। क्लास अपन 7 पढ़ेंगे अपना। क्लास अपन ने 7 तक पढ़ लिया था, क्लास 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द जनित्र। जनित्र का जो वर्गीकरण होता है, जो उसके बारे में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ा। तो जो जनित्र का वर्गीकरण होता है, जो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राइमोर्स के आधार पर और एक होता है उत्तेजना के आधार पर। तो प्राइमोर के आधार पर होता है जो 3 प्रकार का होता है, जल द्वारा और वाष्प द्वारा और डीजल के द्वारा। इनके द्वारा क्या होता है, ओनली आपका प्राइमोर को घुमाना होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, प्रोड्यूस करने के लिए, यानी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करने के लिए उत्तेजना के आधार पर, प्राइमोर के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। अब आपको होता है ना, उत्तेजना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जो आपका सेपरेट एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेट एक्साइटेड में परतक उत्तेजित, परतक उत्तेजित जनित्र। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है ना, स्व उत्तेजित जनित्र। इसमें सबसे पहले मैं आपको ना सेपरेट एक्साइटेड क्या होता है, सेप्ट यानी कि परतक, यानी कि अलग से इसके ना नाम में छुपाया होता है। वो कहते हैं नाम में सब कुछ होता है, तो नाम में होता है सब कुछ। तो इसके अंदर सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, परतक उत्तेजित जनित्र, यानी कि इसके फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स से संयोजित किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है ना, और आर्मेचर वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स से संयोजित किया जाता है। उसके लिए अपन बैटरी भी यूज कर सकते हैं, डीसी बैटरी, डीसी शंट जनित्र यूज कर सकते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे अपन आज, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र। ठीक है ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस जनित्र में क्या होता है, इस जनित्र का मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, डायग्राम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो डायग्राम में यहाँ पे है ना, अच्छी चीज से समझने के लिए पहले अपन को कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको है ना मेन चीज है जो उनका ध्यान रखना है। जैसे आपका हो जाएगा IL, ठीक है ना, IL क्या होता है, और आपका आर्मेचर करंट क्या होता है, IA। ठीक है, और एक RAC और IAC, ये मेन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और आपका V हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका IL को बोलेंगे लोड करंट बोलेंगे ना, सॉरी, लोड करंट को किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, लोड को किस में लेंगे, एम्पियर में लेंगे। IA का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे छोटा अक्षर पहले बोलेंगे आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट हो जाएगा, इसको भी एम्पियर में लेंगे। ये हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसको ओम में लेंगे अपन और इसको एम्पियर में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीजों का ध्यान रखना आपको। और RAC बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सीरीज नहीं लेके अपन क्या लेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग में सीरीज जनित्र तो है नहीं, तो यहाँ पे SH लेंगे। ठीक है, SH का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस, ये भी ओम में लेंगे अपन। एक ISC हो जाएगा, ISC के यहाँ पे H ले लेंगे तो ये हो जाएगा शंट करंट को एम्पियर में लेंगे अपन। एक V बचा, ये हो जाएगा आपका लोड वोल्टेज किसमें लेंगे, वोल्ट। तो ये चीज आपको सिंपल से ध्यान रखनी थी, मेन चीज है, ये आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है ना, तो मैं आपका ना इसका डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, तो देखो ये आपका आर्मेचर हो गया, आर्मेचर को किससे जोड़ दूंगा, लोड से जोड़ दूंगा। ये देखो लोड से जोड़ा मैंने,
ये लोड होगा, ठीक है, ये लोड हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका ईजी, यानी कि आर्मेचर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग को मैं देखो सेम कम टर्न की है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को मैं किसे जोड़ूंगा, रियोस्टेट से पहले। भाई इसके अंदर कुछ न कुछ रियोस्टेट चाहिए ना वेरिएबल करने के लिए, तो ये मैं रियोस्टेट से जोड़ दूँ। अब फील्ड वाइंडिंग को किसे जोड़ूंगा, डीसी सोर्स से, तो देखो बैटरी हो जाएगा, बैटरी का सिग्नल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका RH और ये हो जाएगा बैटरी, ठीक है। बैटरी हो जाएगी डीसी सोर्स के रूप में करते हैं, यहाँ 110 वोल्ट आ जाएगा डीसी सोर्स। मैंने बताया था ना भाई, जो फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको दर्शाएंगे A1 A2 से, फील्ड वाइंडिंग है F1 F2 से। ये करंट क्या होएगा आपका, IF करंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सोर्स, और ये हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट, और ये हो जाएगा आपका IL। तो देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ऐसे लूप बनाएगा, ठीक है ना। तो अपन इसको कह सकते हैं सेपरेट एक्साइटेड जनित्र, ठीक है, SEP सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, ठीक है ना। सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, इसके अंदर ये लूप बनेगा और इसके अंदर ये करंट फ्लो होएगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या क्या चीज देखी हमने, मेन चीज है फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को कह सकते हैं अपन RSH कह सकते हैं, यहाँ पे IA कह सकते हैं। और जो ये चीज है ना, ये चीज यहाँ पे जो लोड है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से V हो जाएगा, ठीक है ना, V हो जाएगा। तो देखो IL को बोलेंगे लोड करंट, IA को बोलेंगे अपन आर्मेचर करंट, RA को बोलेंगे आर्मेचर का रेजिस्टेंस, RSH को बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस, और ISH मींस यानी कि फील्ड करंट, और V क्या हो जाएगा, लोड वोल्टेज। देखो ये चीज आपकी काम आई ना, ये चीज, तो इन चीजों को आपको फिक्स से याद रखना, चाहे मोटर पढ़ो चाहे जनित्र पढ़ो, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखो मेन बात क्या है, इसमें क्वेश्चन बनता है भाई आर्मेचर वाइंडिंग को किससे संयोजित किया जाता है, लोड से, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को किससे संयोजित किया जाता है, बैटरी से। फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगाया जाता है, रियोस्टेट, ठीक है ना। तो ये मेन चीज है, इनको ध्यान रखना आपका, है ना। तो इसमें कह सकता हूँ मैं आपको, जो आर्मेचर करंट है जो किसके प्रोपोर्शनल है, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो आर्मेचर करंट किसके प्रोपोर्शनल, लोड करंट के। तो माना आर्मेचर करंट लोड करंट के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। भाई आर्मेचर करंट है जो लोड करंट के इक्वल है ना, भाई करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, लूप बन रहा है, तो आर्मेचर करंट है जो लोड करंट के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है, लोड करंट का मान, दोनों का मान सेम रहेगा। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप यानी कि विभवपात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I और R। अब आर्मेचर का याद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज वोल्ट में जाएगा। अब आर्मेचर का निकाला वोल्टेज ड्रॉप ऐसे जैसे फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप भी निकाला, तो ये कह सकते हैं फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप वही आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ISH आ जाएगा, भाई फील्ड वाइंडिंग है ना, तो ISH आ जाएगा, ये भी आपका वोल्ट में आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। भाई आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप हो गया और इसके अंदर इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो मैं देखो फॉर्मूला बना सकता हूँ। यहाँ पे आपका जनित्र के अंदर फॉर्मूला हो जाएगा Eg बराबर V। देखो इसका मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, इस चीज का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ सेपरेट एक्साइटेड के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जुड़ जाएगा I × R। देखो ये चीज यहाँ से अपन को निकल के आई, ये चीज है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है Eg बराबर V + I × R। भाई ये दोनों चीज है ना इसके इक्वल है,
भाई टर्मिनल वोल्टेज को जोड़ देंगे अपन और आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ देंगे तो आपका जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ का मान निकल जाएगा ना ऑटोमेटिक, इसका मान इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ना अच्छे से देखना है, तो ये समझ में भी आया होगा आपके, ठीक है ना, सेपरेट एक्साइट जनरेटर के बारे में। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। आर मिक्सर में विकसित शक्ति, आर मिक्सर में विकसित शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E समानुपाती IA, यहाँ पे क्या हो जाएगा EG, जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ और आर्मेचर करंट के अंदर जो हो जाएगा ये आर्मेचर के अंदर पावर हो जाएगा। अब आर मिक्सर में कॉपर लॉस, आर मिक्सर में क्या है वाइंडिंग है तो कॉपर लॉस हो जाएगा, तो आर मिक्सर इन कॉपर लॉस, कॉपर लॉस यानी तांबर हानि, कॉपर लॉस का फॉर्मूला बताया P बराबर आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर, आर मिक्सर का तो आई लगा देना, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस, फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस, ठीक है ना, शंट फील्ड वाइंडिंग का है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ISH का स्क्वायर और यहाँ पे RSH, वही है फॉर्मूला P बराबर है ना, तो टोटल लॉस हो जाएगा आपका, टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लॉस के लिए मैं क्या कर दूंगा, आर मिक्सर इन कॉपर लॉस और फील्ड वाइंडिंग के कॉपर लॉस को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कह सकता हूं मैं आर मिक्सर इन कॉपर लॉस प्लस फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, आपका टोटल लॉस बराबर, टोटल लॉस है ना, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा और इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर ए प्लस ISH का स्क्वायर इंटू RSH का स्क्वायर, ये किस में आएगा आपका, जो लॉस होता है किस में आता है, वाट में आता है, ये ध्यान रखना, ये वाट में आएंगे चीजें आपकी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो ये लॉसेज आएगा ना जो किसमें आएगा, वाट में आएगा। अब बात आती है इस जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना, इस जनरेटर का जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, ठीक है ना, उपयोग करते हैं जनरेटर का यूज, लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए, हाई करंट की आवश्यकता हो ना, हाई करंट की आवश्यकता हो वहां पे, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, धातु लेपन, जो मेन करते हैं ना इसका धातु लेपन में करते हैं, धातु लेपन और धातु शोधन, ठीक है ना, धातु शोधन, धातु लेपन, धातुओं का शुद्धिकरण के लिए इस जनरेटर का यूज करते हैं। तो इस जनरेटर के अंदर है ना आपको ये चीज देखने को मिली है ना, ठीक है ना। तो इस जनरेटर के अंदर ये चीज थी मेन, तो आपने इसके अंदर एक खासियत और है, इस जनरेटर के अंदर है ना जो इंड्यूस ईएमएफ का मान होता है ना, इस जनरेटर में सामान्यतः उत्तेजक वोल्टेज का मान इंड्यूस वोल्टेज के मान से कम होता है, ठीक है ना, नोट डाल के लिख सकते हैं इस चीज को। इस जनरेटर में उत्तेजक वोल्टेज का मान इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमेशा
कम होता है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमेशा कम होता है, जब जाके फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे 110 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे आपका कम से कम कितना वोल्ट बढ़ेगा, आपका 250 वोल्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। 250 वोल्ट डीसी आपका इंड्यूस करेगा। तो मैंने ये चीज, इस जनित्र में जो होता है वोल्टेज का मान होता है, तो इंड्यूस वोल्टेज के मान से हमेशा कम रहता है। तो आपने है ना आज क्या सीखा, सेपरेट एक्साइटेड जनित्र के बारे में देखा, ठीक है ना। सेपरेट एक्साइटेड जनित्र क्या होता है, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट करते हैं और फील्ड वाइंडिंग होती है उसको रियोस्टेट जोड़ते हैं, फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में, और डीसी सोर्स से जोड़ते हैं। जो डीसी सोर्स के रूप में मैंने बताया था कौन कौन सी डिवाइस लगा सकते हैं, तो एक तो अपना बैटरी लगा सकते हैं, एक शंट जनित्र लगा सकते हैं, और एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का भी अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ता है आपका मेन एग्जाम में, क्वेश्चन ये बनता है कि फील्ड वाइंडिंग को किससे संयुक्त किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को किससे संयुक्त किया जाता है, इसको लोड से संयुक्त किया जाता है। इस जनित्र के अंदर है ना, जो आपका मैंने बताया, आर्मेचर करंट का मान इसके बराबर होता है, लोड करंट के मान के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज सीखने की बात थी इसमें। इससे आगे पढ़ेंगे अपन सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। सेल्फ एक्साइटेड जनित्र के अंदर क्या होना चाहिए, रेजुअल मैग्नेट होना चाहिए। इस जनित्र के अंदर क्या होता है, कोई रेजुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसके अंदर डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। इसको बहुत कम समय के लिए यूज करते हैं जनित्र को, ठीक है ना। और सेल्फ एक्साइटेड जनित्र में क्या होता है, इसके अंदर अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। जब जाके इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, उस टाइम पे इसमें क्या किया जाता है, इसको पोलो को चार्ज किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ न कुछ यानी कि ऑक्साइड चुंबकता यानी रेजुअल मैग्नेट रह जाता है, जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज का 5 से 10% रहता है। जैसे इसके अंदर अपन इसको मैकेनिकल एनर्जी से जोड़ते हैं, तो पोलो के अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे छेदन होता है और उत्पन्न ईएमएफ होता है। जो उत्पन्न ईएमएफ को क्या करते हैं, वापिस फील्ड पोल को दे दिया जाता है और आपका पूर्ण रूप से चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और आउटपुट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्फ एक्साइटेड जनित्र होता है, जो आपका इसका सेल्फ एक्साइटेड जनित्र होता है, जो वाइंडिंग के यानी कि वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर, यानी वाइंडिंग के कनेक्शन यानी कि संयोजन विधि के आधार पर ये जनित्र भी 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो इनके बारे में देखेंगे कल, है ना। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।